हम डिस्कस करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो उसमें बड़ा बड़ा सा लिखा होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये वाली फाइल और इसका स्टार्ट कुछ ऐसे है। ये पहला पैराग्राफ जो ज़रूरत नहीं है आपको वैसे बताने की, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। एक तमहीद बांध रहा है, ठीक है। तो बात स्टार्ट करने का तरीका है उसका अपना। वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा तादाद में जो कोई आइटम प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको मैस प्रोडक्शन कहा जाता है। कह रहा है कि उसके अंदर अब कौन से मटेरियल को एक्सेप्ट करना है, कौन से मटेरियल को रिजेक्ट करना है, उसका कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है। तो उसका एक एग्जांपल लेता है पिस्टन रिंग की। पिस्टन रिंग ये होते हैं कि आपने देखा आपके सबके घर में एटलीस्ट मोटरसाइकिल तो होगा ही, ठीक है। मोटरसाइकिल जो इंजन होता है, उस इंजन जिसके ऊपर काम कर रहा होता है उसमें मेन चीज़ जो ना पिस्टन होता है, ठीक है। उसके अंदर टू एंड फ्रो पिस्टन की मूवमेंट होती है। सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन होता है, मूव होता है और उससे इंजन की पावर व्हील को ट्रांसफ़र हो रही होती है। वो गाड़ी में भी ऐसे ही हो रहा होता है, गाड़ियों में भी ऐसे ही हो रहा होता है। वो जो पिस्टन होता है उसके पिस्टन के ऊपर पिस्टन एक सिलेंडर ही समझ ले, सिलेंडर के ऊपर एक रिंग चढ़े होते हैं, ठीक है। वो रिंग का एक ख़ास पर्पज़ है, अगर मैं उस पर जाऊँगा तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। खैर वो जो रिंग ये समझ लें कि रबर बैंड होता है ना, जैसे जो लड़कियाँ अपने बालों को बांधती हैं, उसी को आप थोड़ा मोटा कर लें, गोल सा और राउंड में होता है बिल्कुल। उसको थोड़ा मोटा कर लें, उसका डायमीटर बढ़ा लें तो वो रिंग बन जाता है, ठीक है। तो उसका कह रहा है कि सपोज कि उसका डाया ना कंपनी बना रही है और 45 mm डाया है, तो वो कह रही है किस डाया तक का एक्सेप्टेबल होगा। देखिए 45 mm जो है वो ज़रूर तो नहीं हर एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत में फ़र्क तो होगा। मीन्स पॉइंट में फ़र्क होगा, जैसे 44.95 तो 0.05 की बात कर रहा है, इधर भी 0.5 की बात कर रहा है कि ये अगर वेरिएशन होगी तो एक्सेप्टेबल होगा। तो कह रहे हैं कि जब हम रिंग बनाएंगे उसका जब हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी तो एक्सपीरियंस बेस पे फिर हम कभी ये भी कैलकुलेट करना चाहेंगे कितने रिंग से ज़्यादा रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है और कितने रिंग हमारे एक्सेप्ट होते हैं। जैसे 1000 रिंग बनाए तो वहाँ से देखा कि अक्सर डायमीटर हमारा इस रेंज में फॉल करता है और इससे बाहर जाने के क्या चांसेस हैं वो रिंग का अगर काउंट करके, तो इस तरह प्रोबेबिलिटी खैर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें अब जहाँ पे लेंथ आ जाती है, जहाँ पे वेट आ जाता है, भी इसके कंटिन्यूस वेरिएबल है ये, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते ये लेंथ 39 हो या 40 हो, चलेगा। 39-40 की तरफ 1 इंच है, 1 इंच के अंदर 25.4 mm है, 25 mm है उसके अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो इस तरह के केसेस को डील करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पहले पैरा के अंदर आपको ये बताना चाह रहा है, मैंने आपको सौखे अल्फाज में बताया है, उसने अपनी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश मुझे ज़्यादा अच्छी जो नहीं आती तो मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं माशाल्लाह खुद ही, ठीक है। ये तो बात होगी। वो कहने का मतलब उसका ये है कि कंटिन्यूस वेरिएबल की जब भी बात होगी और प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी होगी तो प्रोबेबिलिटी होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक फार्मूला है। हमने अभी तक जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, चाहे मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ या पाइसोन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो हमने देखा था कि उसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, बड़ा थोड़ा सा आपको औखा फार्मूला लग रहा होगा, ठीक है। खैर हमने याद तो करना ही है ये फार्मूला। अभी आप एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करूँगी, फ़र्ज़ करें ये फार्मूला अगर आपको पेपर के अंदर लिखना पड़ जाए तो आप खुद अंदाज़ा करें कैसे लिखेंगे आप। इस वजह से मैं कह रहा हूँ मैथ टाइप कर लें, मैथ टाइप ज़रूर करें। अच्छा जी, अब ये फार्मूला लिख लिया। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इस फार्मूले को प्लाट करता हूँ मीन्स के इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे ए आपको नज़र आ रहा है, म्यू नज़र आ रहा है, म्यू मीन होता है, सिग्मा नज़र आया स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। कह रहा है अगर मैं इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू पुट करना शुरू कर दूँ तो इससे जो शेप बनेगी वो ऐसी शेप बनेगी, ये वाली, ठीक है। बेल शेप वो स्कूल में घंटी लगी होती थी ना, जब हम स्कूल जाया करते थे घंटी लगी होती तो वो बेल शेप उस तरह की बेल होती थी, ठीक है। उस तरह की ये शेप आपको नज़र आ रही है, ये थोड़ी ज़्यादा फ्लैट है, ठीक है, थोड़ी वो लंबी सी होती है। वो खैर बेंडिंग अपॉन वैल्यू ये चेंज भी हो जाएगी। कह रहे बेल शेप कर बनेगी और इसकी डेप्थ जो है, डेप्थ मीन्स ये हाइट है, हाइट मीन डेप्थ और हाइट फ़र्क नहीं होता। जैसे अब एक आप खड्डा मार लें, खड्डा मतलब गड्ढा आप बना लें,
ठीक है, और पिट भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो पिट के बाहर आप खड़े होके या खड्डे के बाहर खड़े, गड्ढे के बाहर खड़े होके अगर आप देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे तो आप कहेंगे यार इसकी डेप्थ, इतनी डेप्थ है इसकी। और अगर खड्डे के अंदर किसी को कहें कि यार तुम आप नीचे जाओ, वो नीचे से जब ऊपर देखेगा तो वो ये कह सकता है यार हाइट इसकी इतनी है। ठीक है, तो मीन्स ये रिलेटिव केस है, अब डेप्थ कह लें या आप हाइट कह लें। अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो हाइट है इसकी, ये कंट्रोल किससे होती है, सिग्मा से। ठीक है, एज विद ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर। अब ये बात मैंने आपको 14 लेक्चर में बताई थी, सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर मीन्स कि अब अगर मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, देखो जो राइट साइड वाली शेप है और लेफ्ट साइड वाली शेप वो एक जैसी ही शेप्स है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर। ठीक है, अच्छा अभी ये मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि ये जो अब जब नीचे आता है, तो नीचे जब जा रहा होता तो ये कहीं पे भी टच नहीं करता एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको कहा जाता है कि डिकेज एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली डिकेज, ये जो ई यूज़ हो रहा है ना, ये वाला ई, इसको ये एक्सपोनेंशियल जब भी शेप बनती हो तो उसके फार्मूला में आपको ई नज़र आएगा, ये वाला ई एक्सपोनेंशियल भी इसको कहते हैं। इसकी वैल्यू 2.718 होती है, ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको कैलकुलेटर पे जब घुमाएंगे कैलकुलेटर तो आपको ये वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, गूगल कर लीजिए आपको मिल जाएगी। अच्छा, कह रहा है कि डिकेज एक्सपोनेंशियल एक्स अप्रोचेस प्लस वन इन्फिनिटी के इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे कह रहे मिल जाता है। और इन्फिनिटी आपको पता है इन्फिनिटी होता है, वो कभी किसी ने देखा नहीं है, लामहदूद नंबर जिसको कहते हैं, लामहदूद जो इंसान की वुस्सत से बाहर है उसको इन्फिनिटी हम कहते हैं। एज विद एनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। क्या, ठीक है, ये बात भी हमने देख ली थी कि इस कर्व के अंदर जो एरिया होगा वो एरिया होगा 1। ठीक है, और जो एरिया ये जो 1 बात करें, इनडायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, वो कैसे कि आपने देखा होगा कि जो वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस की हमने फ्रीक्वेंसी प्लाट की थी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट की हमने किसी भी क्लास को प्लाट किया था ना एक्सिस की, किसी भी क्लास के अंदर जितने भी नंबर फॉल करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से जब हम डिवाइड करके रिजल्ट निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब 100 से मल्टीप्लाई हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो नंबर आ रहा होता है उस सबको मैं अगर सम करता हूँ, ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, सम करता हूँ तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो सारी कर्व है इसका एरिया 1 है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, सही है जी। अभी वो कहता है इस पैराग्राफ के अंदर, कहता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मूला है या ये उसकी शेप है, ठीक है, इसको कहता है स्पेसिफिक अगर करना हो कि कोऑर्डिनेट्स में अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जब मैं स्पेसिफाई करता हूँ तो मैं ब्रैकेट डालता हूँ, ब्रैकेट डाल के पहला जो नंबर उसमें स्पेसिफाई करता हूँ वो एक्स एक्सिस का होता है, और दूसरा नंबर जो मैं स्पेसिफाई करता हूँ वह वाई एक्सिस का होता है। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, इसमें देखें आप ज़रा, कहता जी स्पेसिफाइंग इट्स मीन वैल्यू ऑफ म्यू, मीन को मतलब स्पेसिफाई करने के लिए उसके लिए सिंबल है म्यू, एंड इट्स वेरियंस द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर। कहता है कि इस तरह इसको स्पेसिफाई करते हैं, एन इंटू एन मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कोई नई चीज़ नहीं है, ये वेरियंस है, हमने वेरियंस पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका सिग्मा स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पीछे सिग्मा बचता है, और जो सिग्मा है हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और 40 लेक्चर के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पे जी वैल्यू कैलकुलेट करते रहे। ठीक है जी। हैज़ द डिस्ट्रीब्यूशन n इंटू 20,25 अगर आपको कहता मैं लिख के दे दूँ तो उसका कहता क्या मतलब है, उसका मतलब ये कि मीन इसका 20 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। वो कैसे भाई, 5 कहाँ से आ गया, इधर तो 25 दिया हुआ है, तो ऐसे दिया हो कि क्योंकि ये 25 जो है वो सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 25, और जब हम सिग्मा अकेला निकालेंगे तो स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आ गया। सही है जी। तो यहाँ पे लिख के भी दे रहा है वेरिएंस इज द स्केयर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी थोड़ा आगे चलते हैं हम, यहाँ से हमारे पास वो थोड़ी हल्की सी शेप को, ये फार्मूला की शेप को सिंप्लीफाई कर देगा हमारे लिए। वो कहना चाह रहा है फॉर दी कर सिंप्लिसिटी पर्पस। अभी याद रखें
कि पहले मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, ठीक है। अभी मैं करूँगा बात स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ड स्टैंडर्ड साथ लगा दिया मैंने। कहता है नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो उसके अंदर क्या होता है कि सिग्मा की वैल्यू और जो मीन की वैल्यू है वो डल जाती है और वो फार्मूला थोड़ा सा सोखा हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ मीन ऑफ जीरो, जो कि 40 लेक्चर में देखा था, मीन जीरो पे, जीरो मीन मीन्स जी इज इक्वल टू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो, वेरियस वन, ठीक है। तो अगर मैं इस फार्मूले के अंदर ये वाला जो फार्मूला है इसके अंदर सिग्मा का मैं वन डाल देता हूँ और इधर भी वन डाल देता हूँ सिग्मा के, तो नीचे वन आ जाएगा, इधर भी वन आ जाएगा, तो सिग्मा मीन्स ख़त्म हो गया, ठीक है। और अगर ये म्यू जो है ये है हमारा मीन, कह रहा मीन क्या होता है, ज़ीरो होता है। इधर अगर म्यू की जब मैं ज़ीरो डाल दूँ तो मीन्स ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो नई शेप आ जाएगी वो आपके पास शेप आ जाएगी ये वाली, ठीक हो गया। जैसे कि मैंने कहा था कि ये डेप्थ जो है ये सिग्मा से कंट्रोल होती है, ठीक है। अब देखें सिग्मा वन किया तो ये शेप ऊपर को उठ गई है ना, पहले फ्लैट थी ना, तो अभी ये ऊपर को उठ गई है। तो ये हमारा फार्मूला अब जे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर वो कहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखे तो आपने माइनस म्यू और सिग्मा इसमें ऐड कर देना। अगर कहे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखना है तो आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, सही हो गया। और आपने ये याद रखना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन जीरो होता है और वेरियस वन होता है। आगे चले जी। अब हमारे साथ वो थोड़ा सा ना हमारी प्रैक्टिस करवाएगा, प्रैक्टिस करवा रहा है, कह रहा है जी की पॉइंट, कह रहा है जी इफ द बिहेवियर ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन सा, एक्स, वो जैसे मैं कहा लेंथ कंटिन्यूस है ना, लेंथ, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए। वो जो पिस्टन के रिंग की बात कर रहा था उसकी जो डाया था, ठीक है, तो या साइज था वो एम में कंटिन्यूस था। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसने हमारे से पहले डिस्कस कर लिया है कि n इंटू म्यू माइनस क्या हूँ कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन द बिहेवियर ऑफ रैंडम वेरिएबल जो हमने देखा था 40 लेक्चर के अंदर, x से हमने ड्राइव करते हैं z और z की बेस पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं जो कि एरिया अंडर दी कर्व जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इज डिस्क्राइब बाय दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर दिस। कह रहे ये जो शेप है ये वाली शेप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरह स्पेसिफाई होती है। पहला क्या था म्यू मीन, ठीक है, दूसरा क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन वन। वी कॉल जी द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, z को हम ये कहेंगे, इसका नाम याद कर लें आप, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। x का नाम याद कर ले कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और इसका स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है जी। अभी हमारे साथ वो खेलेगा, थोड़ी प्रैक्टिस खेलेगा, हमारी प्रैक्टिस करवाएगा, हमें वो बॉल करवाएगा और हम खेलेंगे ठीक है जी। एग्जांपल है इट द रैंडम वेरिएबल x इज डिस्क्राइब बाय द डिस्ट्रीब्यूशन n की बात इस तरह हमारे साथ कर रहा है और वो हमने भूलना बिल्कुल नहीं है कि वो ये वाली शेप, ठीक है जी। इसको हमने कंपेयर करके यहाँ से हमने नंबर उठा लेने हैं। देन व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑब्टेन द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। कह रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, मतलब ये आसान सोखे अल्फाज में कहना चाह रहा है कि मुझे जी कैलकुलेट करके दो, ठीक है। हमने कहा जी हाजिर है, हम लबैक कहते हैं, ये आपको करके देते हैं। अब यहाँ से उठाएं 45 म्यू है, म्यू था ना पहला, उसके साथ कंपेयर कर ले ऊपर वाले के साथ, म्यू 45 एंड 0.000625 क्या था सिग्मा स्केयर था ये। अब यहाँ से मैं लूँगा इसका लूँगा स्केयर रूट और इधर से स्केयर उड़ जाएगा और फिर क्या होगा मेरे पास नंबर आ जाएगा ये। अच्छा जी, z का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, z का फार्मूला था ये, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये हमने 40 लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है और ये हमारे पास z निकल आया। जस्ट वैल्यू पुट करें और आपने जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं दी हुई उसने, तो इट मीन्स हमने जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है कि x से z में कैसे जाते हैं, तो आपने यहाँ तक करके छोड़ देना है। सही हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी आपसे बात कर रहा है, थोड़ा सा आगे चलेगा आपके साथ। when the random variable x takes the value between 44.95 and 45.05, between which value does the random variable lie, z lie, means के
अभी हमारे पास दो कैलकुलेट वैल्यू करवा रहा है जी की। कह रहा है एक तो आप कैलकुलेट करके दो जो 44.95 होगा, ये एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू अगर ये होगी तो फिर जी क्या होगा। वही जो हमें अभी जस्ट हमने फार्मूला पढ़ा था, कौन से वाला, z इज इक्वल टू म्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। x हमारा ये मीन 45 आ गया, ठीक है जी, और ये 0.25 आ गया। ये कहाँ से आ गई वैल्यूज़, ये यहाँ से आ गई ना, कंटिन्यूशन में चल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूशन में चल रहा है ना। 45 इसने दे दिया हमें, और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन दे म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स के ये वाली जो फॉर्म हमने बनाई थी इसी के अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। सही हो गया जी। करने के बाद हमारे पास कैलकुलेटर आपने घुमाना है, ठीक है, और ये तो वैल्यू अलग-अलग निकल आई आपने। तो उसने क्या पूछा था, व्हाट डज द रैंडम वेरिएबल इज लाई, मीन्स के किसके दरमियान जी फॉल करता है, ठीक है, लाई का मतलब ये होता है फॉल करता है ना, किन दो वैल्यू के दरमियान लाई फॉल करता है, तो ये फॉल करता है -2 से 2 के दरमियान। ठीक हो गया जी। आगे चलें, इजाज़त हो तो आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, कहते हैं नाउ डू दिस एक्सरसाइज, रैंडम वेरिएबल x फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरियस दिस, व्हेन x टेक्स वैल्यू बिटवीन दिस between which value does the standardized normal variable z lie। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके आपको देता हूँ ताकि आपको फिर परेशानी ना हो। मैं भी करके देता हूँ आपको, जो मैंने किया हुआ वो आपको दिखा देता हूँ। चले जी, अभी हम आगे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। 1005 मैंने लिख दिया है जी के साथ, ताकि आपको पता चले कि एक्स की वैल्यू इस टाइम हम 1005 ले रहे हैं, और आप सिंप्लीफिकेशन देख लें। एक्स की वैल्यू मैंने 1005 पुट की, माइनस म्यू था हमारे पास 1000, ठीक है, मीन वैल्यू 1000 दी थी, और 10 सिग्मा हमें 10 नहीं दिया, सिग्मा स्केयर उसने हमें 100 दिया, तो हमने वहाँ सिग्मा यूज़ करना है, तो स्केयर रूल लेके 10 बन जाएगा, और 5 और 10 करके 0.5 आ जाएगा। इसी तरह Z1010 एक्स की वैल्यू 1010 दी थी, उसके लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 1 आ जाएगा, तो हैंस जी लाइज बिटवीन 0.5 to 1। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो प्रॉब्लम था हमने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर इसी डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लें जी, जो आपका पेज नंबर 13 है उसी डॉक्यूमेंट का, जो हम डॉक्यूमेंट ओपन करके बैठे हुए हैं, उसके अंदर उसे ट्रांसफॉर्मेशन करके भी दिखा दी मैंने, लहदा से आपको करके दिखा दी, और इसके एंड के ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, तो आंसर हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। चले जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ले जी, यहाँ से अभी हमारा जो आगे टॉपिक शुरू हो रहा है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एग्जैक्टली 40 लेक्चर जो हमने किया है, समझाया मैंने आपको, उस जैसा है। उसने कहा जी टेबल एक होगा, ठीक है, टेबल एट द एंड ऑफ द इसी ब्लॉक, मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट ओपन है इसके एंड में टेबल है, आप देख लीजिएगा, वो टेबल जो हमने इस 40 लेक्चर में यूज़ किया। ये शेप दिखाई हुई है। उसने कहा कि जो जी है, जी इस तरह करके जी कैलकुलेट करना हो तो शेडेड एरिया कैसे होगा, उसकी वो बात कर रहा है कि सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि टोटल एरिया जो होता है कर्व का, जो जितनी बेल कर्व सिमेट्रिकल राइट लेफ्ट हमने जो देखी थी 40 में, उसका एरिया कह रहा है कर्व का 1 है। सिमेट्री की वजह से एरिया लेफ्ट राइट का 0.5 सेम रखा हुआ है, और टेबल के अंदर 0.5 तक वैल्यूज़ है। तो राइट एरिया ले या लेफ्ट एरिया ले, मीन एक्स ग्रेटर देन 0 जब बात करेंगे, मीन्स एक्स 0 जो सेंटर हमने मीन किया होता, उससे राइट साइड में जितना एरिया 0.5 है, ठीक है। अभी जो शेडेड एरिया है z टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 एंड z1। एक एग्जांपल करते हैं, वी लुक अप द वैल्यू टेबल वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया। वो जो आपको ये दिखा रहा है, कह रहा है जी ये वाला शेडेड एरिया फाइंड करो, तो कैसे करेंगे। खैर ये हम बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं 40 के अंदर। अब एक प्रॉब्लम इधर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फिर सेकंड पार्ट में करेंगे बाकी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1.9। अच्छा, ये सिर्फ पूछने का अंदाज इसका डिफरेंट है, बाकी हम 40 लेक्चर में कर चुके हैं। देखिए जी, 0 तो 0 है, 0 से लेके 1.9 तक कह रहा है क्या एरिया होगा। आपको पता है, अगर मैं शेप पे दोबारा आपको लेके चलूँ, ये एक्स एक्सिस के ऊपर जी वैल्यूज थी, 0 से लेके कहते 1.9 कहीं पे यहाँ पे फॉल कर जाएगा। और हमने देखा था अगर मैं जी इक्वल 1.9 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ टेबल से, तो वो जी 0 से लेके 1.9 तक ही होगी, ठीक है। तो आपको 0 से लहदा वैल्यू या 1.9 के लहदा करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा सपोज कि 1.9 मैंने ये ऐसे लाइन ड्रा की और हमें 1.9 यहाँ पे मुझे जी इज इक्वल टू 1 पे मिल गया, ठीक है। ये अब शेडेड एरिया चाहिए, तो मुझे टेबल में अब जी इज इक्वल टू 1.9 ही फाइंड करना है, सही है। अब मैं टेबल में जब जी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ये आपको ऐसे प्रोसीजर भी आपको लिख दिया उसने, तो वो बता रहा है, हमने टेबल पढ़ने का मैंने तरीका तो आपको बता दिया था। जी की वैल्यू 1.9 में देखेंगे तो 4713 लिखी होगी, पॉइंटों में नहीं लिखी होगी, लिखी होगी 4713। तो आगे आपको बता रहा है कि ये जो सिमिट्री उसके लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए ये 0.1 हटाया हुआ है, तो आपने जब भी वहाँ से टेबल वैल्यू रीड करनी है तो 0 पॉइंट उसके साथ लगा लेता है। और जो इंटरप्रिटेशन के लिए कि z टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1.9 इज ये वाली 4.137। अभी मुझे दिखाना आपको ये है कि z इक्वल 1.9 पे ये वैल्यू है भी कि नहीं। थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें ऊपर वाला 1.9 था और ये वाला 1.96 है, ठीक है। ये भी हम देख लेंगे और ये वाला भी हम देख लेंगे, इसी बार में हम देख के आते हैं। फिर आगे अगले जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम नया, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये आपने इसी तरह कर लेने हैं जिस तरह के अभी मैं ये आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक हो गया जी। 1.96 1.965 ये वाले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, फिर आप बाकी खुद कर लीजिएगा। नहीं जी, हम पेज नंबर 11 पे आ गए। वही डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट चेंज नहीं किया। सबसे पहले तो हम 1.9 वाली वैल्यू देखेंगे। 1.9 के ऊपर 4713 आ गई, ठीक है जी। और इसके स्टार्ट में आपने क्या लगाना है, 0 पॉइंट लगा देना, 0 पॉइंट, आगे ये वैल्यू वही रहेगी और पॉइंटों में वैल्यू आपकी बन जाएगी। फॉर क्लैरिटी ये इसके साथ पॉइंट नहीं लगाया हुआ, अशारिया जिसको कहते हैं वो नहीं लगाया हुआ, ठीक है जी। अब सेकंड वैल्यू थी हमारी 4.96। देखिए 4.9 तो हमारे पास ये आ गया और हमारे पास 6 यहाँ से पकड़ लेंगे हम, ठीक है। तो 6 पकड़ेंगे तो हम इसको साथ साथ अगर हम चलेंगे तो चलेंगे, चलते 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 हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 1.9 ये हो गया और 6 ये हो गया। 1.96 के ऊपर वैल्यू हमारे पास ये बन गई, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1.965 1.965। अब देखिए 6 तो ये हो गया, सही है। और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है 1.96 पूरा ये हो 1.965 जो नंबर है। अब 5 को अगर आखिरी जो तीसरा 1.965 का जो 5 मैं इंक्रीमेंट अगर करता हूँ तो वो अगर मैं नंबर देखूँ तो 1.97 बन जाएगा। तो हमने करना इस केस में ये है, जब 3 डिजिट तक हो तो 3 डिजिट हमारे पास कॉलम में तो है ही नहीं, 2 डिजिट तक है। तो हमने करना ये है 1.965, एक तो 1.965 वाली वैल्यू उठा लेनी है और एक 1.967 वाली उठा लेनी है, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास, अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके साथ वो जो बात कर रहा है ये वाली, ये वही बात कर रहा है जो मैं आपको बता रहा है कि 2 नंबरों को उठा लेना है आपने, उनको एवरेज कर लेना, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये नंबर आपके पास फाइनल आ जाएगा और ये वैल्यू होगी 1.965 की, ठीक है जी। और ये देखिए ये भी बता रहा है 1.96 की वैल्यू उठाओ, 1.97 की उठाओ, दोनों को आप ऐड कर लो, ठीक है। इसके साथ ही माशाल्लाह से हमने इसका जो अपडेटेड कंटेंट है इसका एक पार्ट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट के अंदर मुलाकात होगी और हम ये वाली एग्जांपल जो है आपने सेम आपने इसी पैटर्न पे कर लेनी है आपने, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ बात करूंगा यहाँ से कैलकुलेटिंग अदर प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर। चले जी, इंशाल्लाह पार्ट 3 के अंदर मुलाकात, पार्ट 2 के अंदर मुलाकात होती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।